हेलो क्लास 11th। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक तो sp3d3 संकरण के बारे में और दूसरा कि एक शॉर्ट ट्रिक द्वारा किस प्रकार हम किसी यौगिक में संकरण के बारे में बता सकते हैं उस बारे में। ठीक है ना। तो दो टॉपिक पर हम यहाँ पर फोकस करेंगे अपना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं sp3d3 संकरण। जैसे अन्य संकरणों के बारे में हमने पढ़ा, बिल्कुल वैसा ही होता है कि जब एक S 3p व 3d कक्षक परस्पर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर समान ऊर्जा के अब कितने कक्षक बनेंगे देखिए, काउंट कर लीजिए। 3d के 3p के 6, एक s का 7, तो समान ऊर्जा के 7 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। 7 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो इसे sp3d3 संकरण कहते हैं। sp3d3 संकरण कहते हैं। ठीक है ना। और जो कक्षक होते हैं उनको sp3d3 संकर कक्षक या संकरित कक्षक कहा जाता है। ठीक। अब ये ध्यान देना, जहां भी sp3d3 संकरण होगा, जिस भी यौगिक में ये संकरण आएगा, उसकी जो ज्यामिति होगी वो होगी पंचभुजीय द्विपिरामिडी। ये याद रखना है आपको, क्योंकि इसी से आप विभिन्न यौगिकों की ज्यामितियां बताओगे कि किस यौगिक की आकृति कैसी होती है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि CH4 की आकृति बताओ, तो आप कैसे बताओगे? तो आप संकरण के आधार पे बताओगे। अभी मैं आगे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो वहां पर समझ में आएगा आपके। ठीक है ना। तो sp3d3 संकरण जहां भी होगा वहां ज्यामिति होगी पंचभुजीय द्विपिरामिडी संरचना होगी। ठीक हो गया ना। अब पंचभुजीय द्विपिरामिडी संरचना कैसे होती है देखिए, एक पंचभुज होगा, एक आपका पंचभुज होगा इस तरीके से। इसके बीच में केंद्रीय परमाणु होगा। पंचभुज के 5 कोनों में 5 परमाणु होंगे इस प्रकार से, और 2 परमाणु आपके ऊपर नीचे होंगे, जो इसीलिए द्विपिरामिडी कहा गया। 2 पिरामिड बनते हैं ये। इस तरीके की ज्यामिति आपकी होगी। अभी आगे उदाहरण जहां मैं बताऊंगा वहां पर समझोगे। ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, इसका उदाहरण है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये इसका एग्जांपल है। ठीक हो गया ना। अब ध्यान देना कि जो आयोडीन है, अब इसमें देखो केंद्रीय परमाणु क्या है, यहां पर केंद्रीय परमाणु सल्फर है। ठीक है ना। केंद्रीय परमाणु, सॉरी ये SF6 गलत उदाहरण दे दिया मैंने, 1 मिनट, क्योंकि इसमें तो 6 ही परमाणु हैं, 7 होने चाहिए। क्योंकि हमारे कितने कक्षक बन रहे हैं ये ध्यान देना, कक्षक कितने हैं, 3 3 6 और 1 7 कक्षक। जबकि SF6 में कितने फ्लोरीन है, केवल 6। तो यहां पर संकरण ये नहीं हो सकता, क्योंकि 7 कक्षक नहीं बनेंगे। कितने कक्षक बनेंगे, 6। ठीक है ना। तो इसका उदाहरण है IF7। तो IF7 में जो केंद्रीय परमाणु है वो आयोडीन है। अब केंद्रीय परमाणु किसको कहेंगे ये भी समझना, क्योंकि मैं बार बार केंद्रीय परमाणु कह रहा हूं। तो केंद्रीय परमाणु होता है जिसकी संख्या कम होती है। आयोडीन एक ही है तो आयोडीन केंद्रीय परमाणु होगा। 7 फ्लोरीन ने उसको चारों ओर से घेर रखा है। ठीक है ना। तो आयोडीन इसमें केंद्रीय परमाणु है, और आयोडीन का जो परमाणु क्रमांक होगा, आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होगा। ठीक है ना। 53 इसका परमाणु क्रमांक होगा। और जब इसका विन्यास हम करेंगे, पूरा विन्यास मैं लिख नहीं रहा हूं, इसका जब विन्यास लिखेंगे तो अंतिम विन्यास इसका आएगा 5s2 5p, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होंगे 5, और 5d0। इसका विन्यास ये आएगा 5s2 5p5 5d0। आप करके देख लेना, इसका जो विन्यास आएगा अंतिम कोष का वो यही आएगा कि 5s2 5p5 और 5d0। ठीक है ना। अब इसको अगर हम अन्य तरीके से लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5s2 5px2
5py2 5pz1 और 5d0, यही तो होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो x में 2 जाएंगे, y में 2 जाएंगे, z में 1 जाएगा, हुंड के नियम के अनुसार। ठीक है, तो आद्य अवस्था में यदि हम आयोडीन को देखें, या आयोडीन की हम क्या देख रहे हैं, आद्य अवस्था, तो आद्य अवस्था में कौन कौन से कक्षक हैं, देखिए आप देखिए, सबसे पहले 5s कक्षक है, ये आपका 5s कक्षक है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहा है ऊपर। ये 5p में 3 कक्षक होते, 5p में 3 कक्षक होते हैं, ये है 5px, ये है 5py, ये है 5pz। तो पहले में 5px में 2 इलेक्ट्रॉन है, y में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, z में 1 इलेक्ट्रॉन है, और 5d आपका पूरी तरह खाली है। 5d में 5 कक्षक होंगे, ये पूरी तरह खाली है। ठीक है ना, तो जब फ्लोरीन कहीं से आद्य अवस्था में कितना युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1। अभी ध्यान देना, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो हमारा यौगिक क्या बनना चाहिए, IF, क्योंकि एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यौगिक क्या है, IF7। तो ये कहता है जो आयोडीन है कहीं से थोड़ी सी ऊर्जा ग्रहण करता है और उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित होकर उत्तेजित अवस्था में इसका जो 5py का 1 इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है। तो अब विन्यास क्या हो गया, देखिए 5s में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 5px में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 5py में 1 है, 5pz में 1 है, और 1 इलेक्ट्रॉन चले गया 5d में। तो 5d में भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब कितना युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए 1 2 3, कितने फ्लोरीन जुड़ सकते हैं, 3। यौगिक क्या बन सकता है, IF3, लेकिन हमारा यौगिक क्या है, IF7। तो फिर आयोडीन जब द्वितीय उत्तेजित अवस्था में आता है, ये तो इसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था है, तो थोड़ी ऊर्जा और ग्रहण करता है और इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजित हो जाता है, तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था। ठीक है ना, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में क्या है, 5px का इलेक्ट्रॉन भी जंप कर जाता है। तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, देखिए 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, 5px, 5py और 5pz तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन है, और 5d में आपके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 1 2। अब कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5। यौगिक क्या बनेगा, IF5। 5 फ्लोरीन जुड़ सकते हैं, क्योंकि कितने फ्लोरीन जुड़ेंगे, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान देना, कितने बंध बनेंगे, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 ही बंध बनेंगे, लेकिन हमने कितने बंध बनाने हैं, 6। तो आयोडीन थोड़ी ऊर्जा और ग्रहण करता है, तृतीय उत्तेजित अवस्था आती है इसकी, यानी तृतीय उत्तेजित अवस्था में इसका जो s का इलेक्ट्रॉन है वो भी d में जंप कर जाता है। कैसे, देखिए अब ये s का इलेक्ट्रॉन भी d में जंप कर गया, तो विन्यास क्या हो जाएगा, देखिए 5s में 1 इलेक्ट्रॉन, 5px, py, pz तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन, और 5d में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। तो यहां पर आपका यौगिक बन सकता है IF7। तो ये 7 कक्षक आपस में अतिव्यापित होकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हैं, और अंतिम अवस्था आती है संकरित अवस्था। तो संकरित अवस्था में हमको 7 नए कक्षक मिलेंगे। देखिए हमको 7 नए कक्षक मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और प्रत्येक कक्षक को हम क्या नाम देते हैं, sp3d3। इसका नाम भी वही होगा, इसका भी, प्रत्येक। अब इसको spd अलग अलग नहीं कहेंगे, इन सबको एक ही नाम दे दिया जाएगा, क्योंकि सबकी ऊर्जाएं बराबर हो गई, और जो ये 2 कक्षक हैं ये असंकरित अवस्था में ऐसे ही रह जाते हैं। अब इन प्रत्येक कक्षकों में 1 इलेक्ट्रॉन है, और प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु अपने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर बंध बनाता है। तो 7 फ्लोरीन परमाणु प्रत्येक कक्षक के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, और यौगिक बनेगा IF7। तो ये IF7 जो है ये sp3d3 का उदाहरण है, जिसमें आयोडीन आपके केंद्र में होगा, एक पंचभुज के केंद्र में आयोडीन होगा इस तरीके से, और 5 फ्लोरीन परमाणु पंचभुज के 5 कोनों में होंगे, और 2 परमाणु ऊपर और नीचे होंगे। तो ये जो ज्यामिति बनी है इसको कहते हैं पंचभुजीय द्विपिरामिडी ज्यामिति। तो जहां पर भी आपका sp3d3 संकरण होगा, जहां पर भी sp3d3 संकरण होगा, वहां पर ज्यामिति आपकी क्या होगी, पंचभुजीय द्विपिरामिडी वहां पर ज्यामिति होगी।
अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जिसके आधार पर आप ये बताओगे कि यौगिक में कौन सा संकरण है, यानी आपको यौगिक में संकरण निकालना है तो आप बहुत इजीली बता दोगे कि किस यौगिक में क्या संकरण है। ठीक है ना। तो संकरण ज्ञात करना, संकरण ज्ञात करना तो सिंपल सा है। संकरण जिसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, H बराबर, ये फॉर्मूला आप याद रखना 1/2। ये थोड़ा लंबा सूत्र है। ये कहता है कि केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी उसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, धन केंद्रीय परमाणु के चारों ओर एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, यानी कितने एक संयोजी परमाणु हैं। अब एक संयोजी यानी जिनकी संयोजकता एक है। जैसे ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। हाइड्रोजन होगा तो इसको काउंट करेंगे, 1 होती है। फ्लोरीन होगा इसको भी काउंट करेंगे, क्लोरीन होगा इसको भी काउंट करेंगे क्योंकि इनकी संयोजकता 1 है, इसकी 2 है। ठीक, अभी जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा। माइनस यदि पॉजिटिव आयन है तो उस पर कितना आवेश है, धनायन पर आवेश, माइनस धनायन पर आवेश, धन ऋणायन पर आवेश। बहुत लंबा सूत्र जाएगा, धन ऋणायन पर आवेश। तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है ना। इसको शॉर्ट में अगर लिखना है, मैं इसको शॉर्ट में अपने शब्दों में लिख देता हूं। H बराबर 1/2, संयोजी इलेक्ट्रॉन को VE कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस मोनोवैलेंट एटम, MVA कह देते हैं इसको, मोनोवैलेंट एटम, एक संयोजी परमाणु, ऋण जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन को हम नाम देते हैं, इसको कहते हैं कैटायन, तो कैटायन पूरा भी लिख सकते हो, प्लस एनायन, एनायन माने ऋणात्मक आयन। कितना आवेश है। ठीक है ना। अब हम उदाहरण लेते हैं, देखिए आप इससे समझना। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, अगर आपसे कहा जाए कि CH4 पर कितना आवेश, कौन सा संकरण है। हमको तो पता है कि मीथेन में sp3 संकरण होता है, लेकिन अगर आपको बताना है कि मीथेन में संकरण क्या है तो सबसे पहले तो आपको केंद्रीय परमाणु पता होना चाहिए। केंद्रीय परमाणु क्या है आपका, कार्बन। अब केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। कार्बन का विन्यास परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 2 और 4, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सीधे सीधे H बराबर 1/2, क्या था सूत्र, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए आप सूत्र को दोबारा देखिए, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए ना, धन इस कार्बन के चारों ओर एक संयोजी परमाणु कितने हैं, 4, माइनस क्योंकि पॉजिटिव आयन है ही नहीं, किसी कोई आवेश है नहीं, तो पॉजिटिव आयन पर आवेश भी 0 और नेगेटिव आयन पर आवेश भी 0। बस आपको इतना ही करना है। अब 4 धन 4 8, यानी ये हो जाएगा 1/2 × 8 = 4। तो संकरण के लिए संख्या क्या आई, 4। अब 4 याद रखना, संकरण बिना S और बिना P के नहीं होता है। डी कक्षक तब भाग लेंगे जब SB होगा, PB होगा। यानी आप ऐसा नहीं कह सकते हो P3D, ये कोई संकरण नहीं होगा। तो आप स्टार्ट S से करेंगे। S का एक कक्षक ही भाग लेता है हमेशा। P के अधिकतम 3 कक्षक भाग लेंगे और D के अधिकतम भी 3 कक्षक भाग लेंगे। ठीक है ना। तो 4 कक्षक है हमारे पास, ये कक्षक कहलाते हैं। कितने कक्षक हैं, 4। अब 4 कक्षकों में एक S का होगा, 3 P के होंगे, तो टोटल 4 कक्षक हो गए। तो संकरण कौन सा हो गया, sp3 हो गया ना। अब जैसे आपको OF2 कह दिया जाए, OF2 में कौन सा संकरण है। अब sp3 संकरण है और आपको मीथेन की संरचना भी पता होनी चाहिए। sp3 संकरण अगर मीथेन में है तो ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी, चतुष्फलकीय होगी ना। अब OF2 कह दिया, आपको केंद्रीय परमाणु पता है क्या है, ऑक्सीजन। केंद्रीय परमाणु क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 2 और 6, इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो अब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। देखो 1/2, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, धन एक संयोजी परमाणु कितने हैं, 2, आवेश कुछ भी नहीं है तो -0 + 0,
क्योंकि ना तो पॉजिटिव आयन है ना ही नेगेटिव आयन है। तो ये 6 2 8 यानी H बराबर क्या हो गया 1/2 गुणा 8 यानी 2 चक्को 8। यहां पर भी कितनी आ गई कक्षकों की संख्या 4 कक्षक आ गए। तो 4 में एक S होगा 3 क्या होंगे P। तो संकरण कौन सा आ गया sp3 संकरण आ गया। sp3 संकरण होगा तो ज्यामिति कैसी होगी चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी। ठीक है ना। अब देखो कुछ और उदाहरण बताता हूं। जैसे PCl5 है, आपसे कहा जाए इसमें संकरण बताओ तो आपको पता होना चाहिए केंद्रीय परमाणु क्या है। केंद्रीय परमाणु आपका फास्फोरस है। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। तो 2 8 5 इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। यहां पर लिख भी देते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 5। अब देखो फॉर्मूला लगाओ H बराबर 1/2। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 धन एक संयोजी परमाणु कितने हैं 5 -0 +0 क्योंकि ना तो धनायन है ना ही ऋणायन है। तो 5 5 10 यानी H बराबर आ गया 1/2 × 10 = 5। अब 5 कक्षक है आपके पास, टोटल कक्षक कितने हैं 5। तो एक S का होगा 3 P के होंगे। कितने कक्षक हो गए 3 और 1 4। एक कक्षक किसका होगा D का। तो sp3d संकरण हो गया इसमें। और जब sp3d संकरण होता है तो ज्यामिति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो इस प्रकार आप अन्य उदाहरणों को भी देखना। फिर कल कुछ आपको और एग्जाम्पल कराऊंगा इसी फॉर्मूले के साथ। थैंक यू।